तुम्हारे पास एक सर्कुलर लूप है, जैसे कि मेरे पास, वैसे तो मैं बच्चों का कड़ा ऑफलाइन क्लासेस में ले लेती हूँ कि मुझे कड़ा उतार के दो भाई, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मेरे सेंटर पे पड़ा था ऐसी वायर। तो देखो ये हो गया करंट कैरिंग। जरा इमेजिन करो ये ऐसे करके करंट जा रही है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटा है यहाँ पे, तो इस जगह अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं डीएल एलिमेंट की, तो करंट अंदर जा रही है, तो इस जगह ये डायरेक्शन होगी डीएल एलिमेंट की। करंट की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है, तो लूप की तरफ होगी फील्ड। और अगर मैं इस तरफ से खड़े होके देख रही हूं और मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है करंट की, तो लूप से अवे होगी। कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो सवाल हो जाते हैं। जेई में सारे सवाल टफ नहीं आते हैं भाई, सारे थोड़े ना टफ आते हैं। हेलो एमडीएंस, तो भाई कैसे हो आप लोग, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हमने क्या क्या पढ़ लिया लेक्चर 1, 2 और 3 में? हमने पढ़ लिया बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड निकालनी सीखी, हमने फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ दोनों तरह के वायर की वजह से फील्ड निकालनी सीखी, न्यूमेरिकल्स किए, हमने सर्कुलर लूप के, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखी कि कितनी होती है ना। तो भाई जो बच्चे आज नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ बनाता है एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई बायो-सैवर्ट ने। किसने बताई? बायो-सैवर्ट ने। क्या बताया मैम? उन्होंने कहा कि अगर हम भैया पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं बता पाएंगे, उन्होंने कहा छोटा सा एलिमेंट ले लो और इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। और ये वायर अपने चारों तरफ बना रहा है फील्ड, मुझे इस पॉइंट P पर फील्ड पता करनी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये बता दो हमें कितनी दूर पता करनी है, और जिसकी वजह से पता करनी है और जहां पता करनी है उसके बीच का एंगल बता दो, यानी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो उन्होंने कहा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन या तो हम स्क्रू रूल से बता दें या फिर राइट हैंड थंब रूल से बता दें, है, या हम ये कह दें इसकी वेक्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ स्क्रू घुमाओ, है ना, या फिंगर्स कर्ल करो तो थंब तुम्हें डायरेक्शन देगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप जाइए लेक्चर 1 देखिए, आपको बहुत डिटेल में डायरेक्शन लेनी समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको सिखाई थी कि करंट कैरिंग वायर है और एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, तो और इस पॉइंट P पर हमें मान लो फील्ड पता करनी है या यहाँ पे फील्ड पता करनी है। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर स्ट्रेट वायर है तो ये करंट, ये फील्ड, है ना। वायर को पकड़ो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो फिंगर्स जिस तरफ जा रही होंगी, यहाँ से P, यहाँ पे P पॉइंट पे फिंगर इनवर्ड जा रही है और यहाँ से आउटवर्ड आ रही है, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन हुई इनवर्ड। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि पूरे सर्कुलर वायर की वजह से, सर्कुलर वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो तो थंब देगा तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर छोटे से एलिमेंट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कहीं निकालनी है तो लगाएंगे ये या फिर डीएल क्रॉस आर, ठीक है। और सर्कुलर लूप के लिए मैंने एक डायरेक्ट चीज बताई थी कि पूरे लूप की वजह से अगर चाहिए तो हम ये निकाल सकते हैं नेट फील्ड, क्योंकि इसमें भी देखो छोटे छोटे एलिमेंट मान सकते हैं हम, छोटे छोटे एलिमेंट, और सबकी वजह से फील्ड कहाँ आएगी? इनवर्ड ही। तो नेट फील्ड हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन बताई जा सकती है, दिस इज करंट, दिस इज फील्ड, ठीक। ये मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया। फिलहाल आज का जो टॉपिक है बेटा, हम कर रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस। तो उसमें अगला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तुम्हारे पास एक सर्कुलर लूप है, जैसे कि मेरे पास, वैसे तो मैं बच्चों का कड़ा ऑफलाइन क्लासेस में ले लेती हूँ कि मुझे कड़ा उतार के दो भाई, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मेरे सेंटर पे पड़ा था ऐसी वायर। तो देखो ये हो गया करंट कैरिंग लूप। अभी हालांकि इसमें करंट नहीं है, बट अगर मैं सामने से देखूं तो ये ऐसे नजर आएगा, यस मैम, ये ऐसा नजर आएगा सामने से। अगर मैं इसे साइड से देखूं तो ऐसे नजर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखो सामने से देखने पे कुछ और व्यू है और साइड से देखने पे कुछ और व्यू है। इसको मैं साइड से देखूं तो ऐसा नजर आएगा, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो आगे दिख रहा है, ये वाला है अगर मैं बना रही हूं इस पे तो, ठीक है। और ये वाला जो पीछे है ये वाला सिरा होता है। तो
अगर मैंने फ्रंट में ऐसे बनाया कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है सपोज, ठीक, तो यहाँ पे ये वाला ये आगे, तो ऐसे देखो इनवर्ड, वो अपवर्ड, और यहाँ से नीचे क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से मुझे क्लॉकवाइज में ये नजर आ रहा है। अच्छा, अगर इधर से क्लॉकवाइज है, ऐसे है, तो इधर से अगर मैं खड़े होके देखूं तो मुझे कैसी नजर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये भी है कि कहां पर निकाल रहे हैं फील्ड, इस साइड निकाल रहे हैं या इस साइड निकाल रहे हैं, वैल्यू सेम हो लेकिन डायरेक्शन देखते हैं कैसी आएगी। तो यही सब हमें देखना है कि क्या होने वाला है। तो मैंने इसका साइड व्यू बनाया, यहां पर कैसा व्यू बनाया, ये ऐसे करके साइड व्यू, ठीक। इसमें मैं गांठ लगा लेती हूँ, लगाई भी थी मैंने, ये लो। तो मैंने ये बनाया यहां पर साइड व्यू, करंट कैरिंग, अरे कितना भाई आता है, ये लो। तो ये इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब मुझे ये इसका सेंटर है, रेडियस इसकी r है, और इससे x दूरी पर एक पॉइंट P है। यहां पर मुझे इस पूरे लूप की वजह से, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है। तो हम लगाएंगे बायो-सावर्ट लॉ कि हम छोटा सा एक एलिमेंट काटेंगे dl वेक्टर, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से छोटी सी फील्ड निकालेंगे ड्यू टू करंट एलिमेंट। हम निकालेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, है ना, आई डीएल वेक्टर। तो छोटी सी फील्ड का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन, और थीटा की जगह मैं खाली छोड़ रही हूं। डीएल की वजह से ये डीएल वेक्टर है और यहां पे मुझे फील्ड चाहिए, तो कितनी दूरी हो गई बेटा ये आर, तो यहां लिख देती हूं मैं आर स्क्वायर। अब बात रही क्या एंगल भरने की, साइन के साथ क्या एंगल भरा जाए, और जो एंगल होता है वो किस किस के बीच का होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। तो ये बेटा आर वेक्टर हो गया यहां से यहां तक, दिस इज आर वेक्टर। अच्छा, डीएल वेक्टर क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जरा इमेजिन करो, ये ऐसे करके करंट जा रही है, तो अगर मैंने यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटा है यहां पे, तो इस जगह अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं डीएल एलिमेंट की, तो करंट अंदर जा रही है, तो इस जगह ये डायरेक्शन होगी डीएल एलिमेंट की, यानी कि इनवर्ड होगी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इनवर्ड, ठीक। अब यहां पे इनवर्ड कैसे बना सकते हैं, ड्रिल तो नहीं कर सकते, तो ऐसे बना सकते हैं, दिस इज डीएल वेक्टर। अच्छा, डीएल वेक्टर अंदर है, डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये है हमारा आर, तो डीएल और आर के बीच में देखो एंगल कितना है 90, यस दिख नहीं रहा है बट कितना है 90, तो यहां पे आएगा 90 डिग्री। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड आई म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 इज 1/4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर ये वाली है, ये एक्स है। अब डायरेक्शन और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन। चलो कैसे देखेंगे डायरेक्शन, दिस इज डीएल अंदर की तरफ एंड दिस इज आर, दिस इज आर, है ना। तो यहां पे मुझे डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की कि क्या होगी। तुम कहोगे मैम वो सर्कुलर लूप की वजह से पता कर लो और ऐसे लगा के, हाँ कर सकते हैं, उसकी वजह से नेट फील्ड आएगी। देखो करंट ऐसे है, तो मैंने कर्ल की फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब आ रहा है इनवर्ट, तो जो इस तरफ आ रहा है वो नेट फील्ड आएगी पूरे लूप की वजह से। मैं सिर्फ इसकी वजह से निकालना चाह रही हूं, सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर, डीएल अंदर और ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर करके देखो कहां पर आएगा, या स्क्रू घुमा के देखो, राइट हैंड लो, डीएल 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 की डायरेक्शन में फिंगर रखी एंड क्रॉस आर, तो थंब आ रहा है नीचे, देखो डीएल अंदर है, इसको मत देखना, डीएल अंदर है, क्रॉस आर, थंब आ रहा है ऐसे, यानी कि नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब नीचे मैडम किस तरफ, नीचे मैम किधर, इधर की इधर की इधर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डीएल क्रॉस आर गिव्स यू डीबी वेक्टर, तो जो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी डीएल के भी, और डीबी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी आर के भी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे ये पता चल गया कि नीचे की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, तो मैं बनाऊंगी आर से ठीक 90 डिग्री पे, दैट इज डीबी वेक्टर, ठीक है। आर से कितने पर 90 पे, देखो बना के भी दिखा देती हूं मैं, एक और मार्क कर लेती हूं। तो डीएल अंदर है, ये आर है और ये डीबी है। क्या डीबी आर के भी परपेंडिकुलर है और डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर है, हाँ।
तो बिल्कुल सही बनाई हमने, और डीएल क्रॉस आर करके देखा तो वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये हो गया हमारा डीबी वेक्टर। अच्छा, क्या हम एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे ही मिरर, इसका मिरर एलिमेंट यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, वैसे तो डीएल 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 पूरे में काट सकते हैं, जस्ट अपोजिट वाला ले लिया डीएल वेक्टर। मुझे बताओ यहां से करंट अगर इनवर्ट जा रही है तो नीचे से करंट ऐसे सीधी सीधी आउटवर्ड आएगी, यानी कि ये। अब ये वेक्टर कहाँ है ये वेक्टर? ये इधर साइड में है, नहीं, देखो मेरे फिंगर देखो, यहां से अंदर और यहां से बाहर, ऐसे सीधा सीधा बाहर, तो बाहर है। अच्छा, तो ये डीएल है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड, लो भाई फिर से, क्या ये दूरी सेम होगी? हाँ, देखो पूरा लूप है, ये पूरा लूप है, ये पूरा लूप है और ये सेंटर है। इस पूरे की वजह से ये डीएल 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 की वजह से यहाँ पे जो ये आर 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 ये जो आएगा ये सब सेम होगा, यानी कि ये आर तो ये भी आर होगा भाई, ये भी आर होगा, ठीक। अच्छा, तो अब जरा इमेजिन करो डीएल वेक्टर कहाँ है डीएल वेक्टर? बाहर। आर कहाँ है? ये देखो 90 पर है। अच्छा, डीबी वेक्टर देख लेते हैं, तो डीबी वेक्टर डीएल से डीआर की तरफ फिंगर स्कल करो, डीएल बाहर, आर, थंब कहां जा रहा है? ऊपर, और ऊपर भी वो भी आर और डीएल से ठीक 90 डिग्री पर। डीएल क्रॉस आर किया, थंब जा रहा है ऐसे, तो करते हुए भी आ जाता है, बट एग्जैक्टली क्या होगा वो तुम देखो। जो डीबी वेक्टर होगा वो इस आर के परपेंडिकुलर होगा, इस आर के परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना? ये है ना? तो मैं बना नहीं रही, बहुत घिचपिच हो जाएगा डायग्राम, इसीलिए मैंने नीचे वाले में बना दिया। ये डीबी वेक्टर होगा, बिल्कुल सही बात। इस एंगल को मान लेती हूं मैं थीटा, और इसको भी मान लेती हूँ थीटा, क्योंकि जस्ट मिरर मान के लेती हूँ, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि जस्ट मिरर एलिमेंट लिया है ये मैंने, जस्ट अपोजिट वाला। इतनी बात क्लियर है? बोलो अरे बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। देखो डीएल अंदर की तरफ, आर, डीएल क्रॉस आर किया तो नीचे, डीएल बाहर, आर, डीएल क्रॉस आर किया तो इधर, और एग्जैक्ट कहां? इस वाले आर से 90 डिग्री पे। ये डीबी कहां? इस वाले आर से 90 डिग्री पे, सही। ऊपर वाला थीटा तो नीचे वाला भी थीटा, ये आर होगा तो ये भी आर ही होगा। कोई भी एलिमेंट लोगे, सबकी डिस्टेंस पी से कितनी होगी? आर ही होगी। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? क्लियर। चलो, अब यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, क्यों? क्योंकि सबको पता है मुझे करने होंगे डीबी के कंपोनेंट, क्योंकि मुझे नेट फील्ड निकालनी है। ये तो मुझे छोटी सी फील्ड पता चली, मुझे क्या निकालनी है? नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कहां पे? ऑन दी एक्सिस एट पी। चलो, तो बी निकालनी है, तो मैम इंटीग्रेट कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें? तो ये तो फील्ड ऐसी आई, वो भी तिरछी आई, तो तिरछी आई तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक बात ध्यान से देखो, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 90 माइनस 2 थीटा। अरे बोल, ये पूरा कितना है? 90, ये थीटा, तो बचा हुआ कितना? 90 माइनस 2 थीटा। अब देख, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, अब इस पूरे 90 में ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, तो बचा हुआ कितना? थीटा। इन तीनों का सम देख क्या आना चाहिए? दिस एंड दिस, कितना होना चाहिए? पूरा 90। तो थीटा और ये थीटा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा होंगे, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, बचेगा क्या? 90। तो भाई समझ में आया, नीचे वाला क्या होगा? थीटा। अब उसी प्रकार से ये ऊपर वाला भी क्या होगा? थीटा। अब हम कर लेंगे डीबी के कंपोनेंट में। हम पहले क्यों नहीं कर सकते थे? अबे डीबी का एंगल नहीं पता था ना किसके साथ, ये तो इधर बन रहा था। अब डीबी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हुआ डीबी साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले डीबी का ये वाला कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस थीटा, और इधर आया डीबी साइन थीटा। ये तो मैंने तुम्हें 2 निकाल के बताए। ऐसे ही तुम कितने भी एलिमेंट ले लोगे ना पूरे सर्कुलर लूप के, सबके ये वाले डीबी कॉस थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से सारे मिरर एलिमेंट अपने डीबी कॉस थीटा को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, और सारे डीबी साइन थीटा किस तरफ आ रहे हैं? इस तरफ। तो अगर मुझे नेट फील्ड चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी साइन थीटा का। 2 मैम 2 को करो, 2 डीबी साइन, मैं एक ही ले रही हूँ ना, वो तो मैंने तुम्हें करके बताया कि देखो डीबी कॉस थीटा कैंसिल होगा, ठीक है। तो डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा सबका इस तरफ आएगा, तो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी? इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। क्या समझ गए? और मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर मुझे यहाँ पे नेट फील्ड चाहिए
पूरे लूप की वजह से, तो मैं लगा सकती हूं कि ये करंट है और ये फील्ड है। तो देखो करंट किधर थी, क्लॉकवाइज है इधर से, यस इधर से क्लॉकवाइज है, तो नेट फील्ड आ रही है। तो नेट फील्ड देखो इस तरफ ही आई ना, किस तरफ, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। बोलो समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई, बिल्कुल। अब मैं बी इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, खेल खत्म। डीबी की वैल्यू रखो, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा इस ट्रायंगल से रख सकते हैं, हाँ मैम रख सकते हैं, आर बाय आर, आर बाय आर, तो बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, और आर बाहर ले लो, ठीक है, और यहां से आर क्यूब हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं हो रहा है। अंदर क्या बचा, सिर्फ डीएल। कितने एलिमेंट काट सकते हो मैम पूरे लूप पे, और लूप की रेडियस कितनी है, आर, तो कितने एलिमेंट काट सकते हो भाई, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर, पूरी सर्कमफ्रेंस लिमिट लग जाएगी। तो यहां पर बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर, और यहां पे देखो आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी अंडर रूट पाइथागोरस से भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्यूब है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 1/2, तो 3 इंटू 1/2 3/2, और यहां चल रहा है 4 पाई, डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 पाई आर माइनस 0। तो देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, और 2 दूनी 4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ रही है म्यू नॉट आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और नेट फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस लूप, अगर ऐसे इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज अगर करंट है तो डायरेक्शन आ रही है यहां पर माइनस आई कैप या फिर माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। ये तो था इसका छोटा सा डेरिवेशन, इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर हम करेंगे इसके आगे की बातें कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पे मामला, नोट कर लो, ठीक। चलो अब आगे की कहानी सुनो, फॉर्मूला भी याद कर ले भाई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो भैया अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, क्या तुमने सेंटर पे, लूप के सेंटर पे फील्ड निकाली थी तुमने परसों वाले लेक्चर में कि ये लूप था? मार्कर चेंज कर ले, इसमें इंक जो है खत्म हो गई है, ये गिर गया था मार्कर। चलो ये लूप था, करंट कैरिंग लूप, इसके सेंटर पे फील्ड कितनी आती थी, म्यू नॉट आई बाय 2r, अगर इसकी रेडियस r है। तो भैया एक बात बताओ, इसमें एक केस ले लो, एक केस ले लो, चलो एक केस लेते हैं कि अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएं, अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएं तो x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 0, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। अब इसमें जरा x की वैल्यू रख के देख लो, तो b एट सेंटर कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 हो गया, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे आ जाएगा आर क्यूब, तो देखो क्या आया, म्यू नॉट आई बाय 2r, क्या वही आ गया? हाँ। अब सुन एक बात और, ये हटाओ, यानी कि देखो ये पी पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाए तो x 0 हो जाएगा ना भैया, x 0 तो मतलब सेंटर पे पहुंच गए, और सेंटर पे फील्ड आ गई इतनी, और सेंटर पे फील्ड होती है मेरे बच्चों मैक्सिमम। अच्छा क्या क्या तुम्हें वो याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वो हम निकालते थे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, हमारा रिंग है यूनिफॉर्मली, और हम पूछते थे सेंटर पे फील्ड बताओ, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 0, याद है? इसकी वजह से हम ये भी निकालते थे, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो, कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और ये सेंटर, इससे x और ये r, इससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, लेकिन सेंटर पे फील्ड 0 हो जाती थी। यहां देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है भैया, कितनी, वो तो हमें पहले भी पता चल गया था, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो कंफ्यूज मत होना, पिछला भी रिवाइज करते चलो, और साथ साथ का भी
एनालाइज करते चलो, अच्छा यहाँ ऐसा था, अच्छा पीछे कहाँ था। हम डर जाते हैं पिछला सोचने से, हम सोचते हैं अरे यार पहले क्या था, और उसमें हम डेप्थ में ही नहीं जाते। तो पिछला फॉर्मूला भी याद कर लो कि अच्छा पिछली बातें क्या थी और अभी की बातें क्या थी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वहां पे चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0। एक्सिस वाली लाइन पे कितनी होती थी, KQX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2। ठीक है, तो ये होता था। और इसका मैं ग्राफ भी याद दिलाऊं, ग्राफ याद दिलाती हूँ, देखो अगर किसी ने पढ़ा हो तो। हाँ, इसका ग्राफ ऐसा आता था। और फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होती थी अगर याद हो तो, कि जब, मुझे नहीं पता आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितनी पढ़ी है, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ जिन्होंने भी पढ़ा है, कि R/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाती थी, 0। फिर यहाँ पे R/2 पे मैक्सिमम डायरेक्शन अपोजिट होती थी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर से कहाँ होगी, इधर, नेट फील्ड प्लस से दूर। और अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो यहां भी प्लस से दूर होती थी। अभी मैं आऊंगी इस चीज पर, लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूं ताकि अभी की बातें थोड़ी और क्लियर हो कि चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जो होता था उसके दोनों तरफ, इधर से देखोगे तो भी प्लस से दूर, उधर देखोगे तो प्लस से दूर, यानी कि इधर फील्ड देखूं तो इस तरफ है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और उस रीजन में फील्ड देखूं तो उस तरफ है। चलो इसको एक बार मैं समझाती हूं, मैं क्या कहना चाह रही हूं, डिटेल में समझाती हूं। सुनो भैया, अब अगर मैं यही वाला करंट कैरिंग लूप ले रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी मैं इसमें क्या समझा रही थी, क्योंकि इसका ग्राफ क्या आ रहा है। ये करंट कैरिंग लूप लिया मैंने, ये इधर वाला रीजन है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P' है। ठीक, अब सुनो, अगर मैंने पॉइंट P इधर लिया है तो इधर से अगर मुझे रिंग क्लॉकवाइज नजर आ रहा है करंट की डायरेक्शन लूप में, तो इधर से लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो अगर मैं इधर से खड़े होकर देखूंगी तो मेरी डायरेक्शन क्या हो रही थी, याद करो, भी क्लॉकवाइज आई थी, तो नेट फील्ड इस तरफ आई थी कि नहीं आई थी? हाँ मैम, बी नेट इस तरफ आया था, इधर बना था हमारा DB, ये बना था हमारा DB, और ये आया था हमारा नेट फील्ड। अब अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगी, इधर से एंटी क्लॉक, देन कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आ रहा है इस तरफ, यानी कि ये बी नेट है। समझाऊं और समझो। लो मैं इसमें ना एंटी क्लॉक बना देती हूं इधर से। तो इधर से अगर एंटी क्लॉक होती तो कैसे होती फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, बताओ मुझे, बताओ कैसी होती। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और थंब जा रहा है अवे, तो ये होती बी नेट की डायरेक्शन। ठीक, और अगर इसी में क्लॉकवाइज है, जिधर से मैं देख रही हूं, अगर मेरी तरफ से कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो उस जगह फील्ड की डायरेक्शन क्लॉक और थंब आ रहा है इधर, तो नेट फील्ड इस तरफ है। यानी कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच जाऊं कि अगर मैं जहां पे खड़े होके देख रही हूं वहां से अगर करंट की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है तो लूप की तरफ होगी फील्ड, और अगर मैं इस तरफ से खड़े होके देख रही हूं और मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है करंट की, तो लूप से अवे होगी और सेंटर पे फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम। अब इस बात को तुम समझ लो कि भाई देखो, इधर से देख रहे थे क्लॉकवाइज, करके देख लो क्लॉकवाइज, तो फील्ड इधर, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर से करो देखो, और पॉइंट ये है, तो यहां पे खड़े हो गए और यहां से अपनी फिंगर्स कर्ल की क्लॉकवाइज, तो थंब इधर आ रहा है, हाँ मैडम बी नेट। अब यहां पे खड़े हो जाओ, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इधर से एंटी क्लॉक नजर आ रहा है ना, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इस तरफ, तो बी नेट इस तरफ, और बीच में फील्ड कैसी हुई है, मैक्सिमम, यानी कि फील्ड ऐसे करके निकल रही है, तो अगर यहाँ पे कोई बच्चा इस तरफ निकालता तो वो उसका DB इधर आता, इधर DB आता, DB cos थीटा, DB cos थीटा से DB cos थीटा कैंसिल आउट होता और DB sin थीटा इधर की तरफ एड अप हो जाता। क्या समझ रहे हो? मैं कह रही हूं कि जहां पे भी फील्ड चाहिए वहां पर खड़े हो जाओ और फिंगर्स को कर्ल करो। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो फील्ड टुवर्ड्स द लूप होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है उधर से तो अवे फ्रॉम द लूप होगी, है ना, टुवर्ड्स द लूप, अवे फ्रॉम द लूप। लेकिन फील्ड ने अपनी डायरेक्शन देखो चेंज नहीं किया, ऐसे ही जा रही है, बीच में मैक्सिमम होगी। बीच में कैसी होगी?
मैक्सिमम। अब मैं यही बात तुम्हें यहां फील कराना चाह रही थी कि देखो, ये अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है ना, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो अगर मैं ये पॉइंट लूं और ये पॉइंट P डैश लूं, तुम कहोगे मैम अच्छा ये चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से दूर, दिस इज E, और मैं कहूंगी उतनी ही दूरी पर इधर, तो तुम कहोगे मैम प्लस से दूर तो E। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब तुम चार्ज रिंग की वजह से देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ है और इस पॉइंट पे इस तरफ है, दोनों अपोजिट में है। यहां देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अपनी डायरेक्शन फील्ड चेंज नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये याद दिलाना चाह रही थी, इसीलिए यहां पे एक जो ग्राफ है वो ऊपर वाले और एक नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, फिलहाल ये मैंने तुम्हें कंपैरिजन करके बता दिया कि यहां पे क्या था और वहां पे क्या था। मैं इसी टॉपिक पे आ जाती हूँ। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास एक लूप है और ऐसे करके रखा हुआ है, ये आगे वाला होता है और ये पीछे वाला, ऐसे है ना लूप, ऐसे देख रहे हो साइड से, तो ये आगे वाला है और वो पीछे वाला। अब अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट पे, और फिर मैं कहूं उतनी ही दूरी पे इस पॉइंट पे बताओ, तो बताओ ऊपर से कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक। कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक। अब कर्ल करने की जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉक वाइज अगर तो अवे फ्रॉम द लूप, यानी कि नेट फील्ड इस तरफ होगी। और नीचे से कैसे नजर आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऊपर से एंटी क्लॉक, नीचे से क्लॉक, क्लॉक है तो टुवर्ड्स द लूप। ये होगी बी नेट की डायरेक्शन। सेंटर पे फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम, और कितनी होगी अगर रेडियस आर है तो म्यू नॉट आई बाय 2r। ये समझाना चाह रही हूं। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ समझते हैं, है ना, ये लिख लिया। चलो ग्राफ देखो, B वर्सेस R, ये B है और ये R है, X है, X लिया था ना हमने, B वर्सेस X। अच्छा बेटा, सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम है, दूर जाते 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 कम ही तो हो रही होगी, या मैं कहूं इधर से पास आते 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 बढ़ रही होगी, बीच में कहीं मैक्सिमम, फिर मैम दूर जाते 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 कम हो रही होगी। तो फील्ड कहाँ मैक्सिमम हुई है, अगर मैं इसको मानूं x यहीं से तो माना था हमने, तो x बराबर 0 ये पॉइंट हो गया। तो मैं अगर इस पॉइंट को x बराबर 0 मानूं तो सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम है, दूर जाते जाते डिक्रीज 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 डिक्रीज, और कहां तक जा रही है फील्ड, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही दूर जाते जाते डिक्रीज 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 कहां तक जा रही है। अब मैं यही समझाना चाह रही हूं, जब तुम वहां पे बताते थे E वर्सेस X तो अलग अलग क्वाड्रेंट में बनता था, क्योंकि डायरेक्शन अलग थी। यहां पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर B प्लस में है तो पूरे में प्लस में ही लोगे, अगर कोई कहे कि माइनस में ही लेना है तो पूरा ग्राफ माइनस में ही लोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कहना चाह रही हूं मैं, समझ गए। ठीक है, चलो, और मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे B कितना होगा, मैक्स होगा। ठीक, और कितनी होती है भैया, x दूरी पर फील्ड कितनी होती है, याद है कि भूल गए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। इस पे बहुत एक सवाल बड़ा फेमस है जो पूछा जाता है, वो सवाल हम कर लेते हैं, हटा दूं, लिखते रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो अपने, पढ़ते रहो भाई। अब देखो एक सवाल देखो, कह रहे 2 आइडेंटिकल रिंग्स हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, CCC करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, मार्कर ले लूं। अच्छा, और ये दो और आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे, उनकी रेडियस सेम है, सब कुछ भाई सेम, रेडियस r है, और दोनों में ही करंट सेम फ्लो हो रही है I, और डायग्राम ये दिया हुआ है, सही से बना दें, यहां बना देते हैं, ये लो। और कह रहे हैं पॉइंट P है जो यहां से भी x दूरी पर है, यहां से भी x दूरी पर है, इसमें करंट I है और इसमें भी करंट I है, दोनों की रेडियस r है। कह रहे हैं इस पॉइंट P पर नेट फील्ड बताओ, इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि डायग्राम बनेगा, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैं जब फील्ड बोल रही हूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है, एट सेंटर,
एट सेंटर नहीं, अरे मैडम क्या हो गया, एट पी। चलो तो पी पर कई बार ना देखो, कई बार ना फंबल करते हो, तो पता नहीं किसी लेक्चर में मैंने बोल दिया होगा कि मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो एक इंसान मैसेज कर रहा है कि मैग्नीट्यूड का कब से डायरेक्शन होने लगा। अरे समझ जाओ ना भाई, फील्ड की दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अलग अलग बात कर रही हूँ, है ना। एज अ टीचर तो आप इतना बात समझ सकते हो कि किस एक्सपेक्ट में बात कही, इतना तो बच्चा भी समझ जाता है कि मैडम क्या कहना चाह रही है। अरे मैडम समझ गया आप, ये वाली बात पे हो रहा है। तो कभी कभी टीचर का जो होता है वो फंबल कर जाते हैं वर्ड्स, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। तो देखो भाई, जहां पे फील्ड निकालनी है वहां पे खड़े हो जाओ और देखो। तो मैंने इस रिंग को देखा, ये कौन सा होता है बेटा, मैंने तुम्हें सिखा दिया है कि ये ऐसे अगर रिंग है तो ये आगे वाला होता है, तो ये ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज दिखेगी मुझे। हाँ ये कौन सा वाला है बेटा, कौन सा वाला है, कहाँ गया मेरा रिंग, कहाँ गया रिंग, कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये लो। तो ये आगे वाला होता है, तो ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है तो टुवर्ड्स द लूप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट रिंग कह दूं इसको। अब भैया एक बात बताओ, अगर सेम दूरी है, करंट सेम है, रेडियस सेम है, तो उतनी ही दूरी पर ये भी उतनी ही फील्ड बनाएगा और ये भी उतनी ही फील्ड बनाएगा, तो बी ही ले लेते हैं हम। चलो इसको देखा, इसमें कौन सा आगे वाला होता है, ये वाला। हाँ हाँ यही होता है, यकीन करो ये। अच्छा ऊपर से देखा तो यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, तो मुझे कैसे देखा, यहाँ पे करंट देखो, एरो इधर है, दिख रहा है ना, एरो इधर इधर। एंटी क्लॉक वाइज होता है तो अवे फ्रॉम द लूप, तो दिस इज बी। दोनों कितने डिग्री पर बन रही हैं, 90 पर। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री पर ना भी हो, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो कितने भी एंगल पर हो, उनका रिजल्टेंट 100% बाइसेक्ट करेगा, यानी कि कितने डिग्री पर मिलेगा, 45 पर। मैडम अगर सेम नहीं हो तो कितने एंगल पर मिलेगा, तो फॉर्मूला लगा ले, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। 11th क्लास भैया। अब अगर डायरेक्ट याद है तुझे कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो बी नेट की वैल्यू आती है b√2। अब भैया तुझे फॉर्मूला नहीं याद है तो लगा लो भाई √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 होगा तो कॉस 90 0 हो जाता है और हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ। अच्छा बताओ, मैंने सिखाया था कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है अगर 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना मिलता है, √3 और वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ये दोनों 60 डिग्री पर होते, मैग्नीट्यूड सेम होता, तो मिलता b√3। चलो अब मुझे b की वैल्यू बता दो। हाँ दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो अगर मैं बहुत ही करेक्टली लिखूं तो ये b1 ये b2, तो मैम आएगा μ0, b1 की वैल्यू आई μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। किस तरफ, -i कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अगर मैं कहूं b2 वेक्टर की डायरेक्शन, मैं μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 ऊपर प्लस j कैप। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखूं यहां पर तो कैसे लिखूंगी कि मैम b वेक्टर इज इक्वल टू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। तो bx कितना है, ये x डायरेक्शन में -x, तो माइनस μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 i कैप, और by ये प्लस में ही है, तो μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 और j कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड चाहे तो वैसे ही निकाल लो, अंडर रूट। देखो अगर इसका b निकालोगे √bx² प्लस by², z होता तो bz², यहाँ हमने सीधा सीधा कर दिया। तो भाई इसका आंसर क्या, जैसे तुम्हारा मन करे भैया, क्योंकि मैं दोनों अप्रोच बताती हूँ। डायरेक्ट सोचना भी आना चाहिए, स्टेप वाइज भी आना चाहिए, बोर्ड्स में भी मार्क्स चाहिए, जेई के सवाल भी होने चाहिए, नीट के भी होने चाहिए और जल्दी जल्दी होने चाहिए। तो बी नेट आ गया बेटा, बी की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने मैग्नीट्यूड कितना मान लिया दोनों का, बी, और बी की वैल्यू ये हो गई, कोई भी एक सेम ही है, μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 और √2। तो भाई ऐसे ही तुम लोग पढ़ते रहो, है ना। और जेई मेन और नीट में कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो सवाल हो जाते हैं। जेई में सारे सवाल टफ नहीं आते हैं भाई, सारे थोड़ा टफ आते हैं, है ना।
तो मेक श्योर कि जितने आसान आ रहे हैं, देखो टफ में तो हर बच्चे को डाउट है ना, अगर उसे लग रहा है अरे यार लेंदी है ना, ये तो लेंदी जा रहा है, तो वो उसको थोड़ा स्किप मारेगा, कहीं मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाए, अगर श्योर है तो कर देगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मेरा, तो एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें आपको ये लगे, चाहे वो टफ से टफ हो, आपको ये नहीं लगेगा कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता है। मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ये रहा हमारा करंट कैरिंग लूम, करंट नहीं है बट इसमें फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।